नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम क्लास 10th का बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव का ये छठा चैप्टर का आज लास्ट जितने जितने महत्वपूर्ण VVIU क्वेश्चन थे सभी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसका 2 पार्ट ऑलरेडी दिव्यांश से ऑनलाइन क्लास पर चढ़ा दिए, वो भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने महत्वपूर्ण है वो पार्ट बाई पार्ट देखते हैं, चढ़ा रहे हैं। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन 36 नंबर। इसके पहले 2 भाग में डिटेल के साथ बता दिए हैं। व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। व्यापार माने बिजनेस, कोई देश क्या करता है जान लीजिए। जैसे अपने देश के व्यापारी को बचाने के लिए, अपने देश के बिजनेस को, रोजगार को बचाने के लिए क्या करता है, कोई देश दूसरे देश से जब आता है ना सामान तो उस पर हाई टैरिफ लगा देता है, मतलब ज्यादा कर। मान के चलिए उदाहरण बता रहे हैं, जैसे कोई देश भारत में मान लेते, भारत में ये सामान 100 रुपये में बिक रहा है और वो सामान चाइना से जो आएगा बन के, मान के चलिए 90 रुपये में बिकेगा अगर टैक्स नहीं लेगा। तो अगर ये सामान भारत में 90 रुपया में बिकेगा और ये 100 रुपया में, तो भारत का सामान आप ही लीजिएगा? नहीं लीजिएगा, नहीं लीजिएगा। तो क्या करेगा सरकार, इस 90 रुपया पर क्या करेगी ना, टैक्स लगा के इसको 110 रुपया बना देगी, 20 रुपया इस पर टैक्स लगा देगी। तो क्या हो जाएगा, 9,110 रुपया हो जाएगा। तब देखिए ये सामान क्या हो गया, महंगा हो गया ना। क्या हो गया, ये सामान महंगा हो गया। अब आप ये वाला सामान खरीद लीजिएगा। ये हर देश करता है अपने देश के इंटरेस्ट के लिए। क्या करता है ये, हर देश अपने देश के हित को बचाने के लिए करता है। दूसरे देश से जो सामान आता है उस पर ज्यादा टैक्स लगा देती है सरकार, ताकि वो सामान जब आवे दूसरे देश से भारत में तो क्या हो जाए, महंगा हो जाए। तो यहाँ के जो उद्योग व्यापारी कर रहे हैं उसका रोजगार छीन जाएगा ना। अगर सस्ता में आ जाएगा तो महंगा रहेगा तो कम बिकेगा, भारत वाला ज्यादा बिकेगा। ऐसा किया जाता है। देखते होंगे जो महंगे महंगे गाड़ी इंपोर्टेड है, क्या होता है उस पर गाड़ी का दाम से दुगना दाम देखिएगा। दुगना क्यों हो जाता है, क्योंकि उस पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी रहता है। जैसे टेस्ला का हाल सुनेंगे, 30 लाख का कार है तो उस पर 30 लाख का टैक्स था, 60-70 लाख पहुंच गया था ना, वो तो महंगा हो गया तो लोग उसको कम खरीदेंगे। ये किया जाता है। तो वही पूछ रहा है, व्यापार अवरोध मतलब व्यापार में बाधा के लिए किस लिए उपयोग किया जाता है। व्यापार में बाधा उपयोग के लिए किस लिए, विकास के लिए नहीं, विकास के लिए थोड़ी कोई बाधा करेगा। वृद्धि या कटौती के लिए नहीं, आयात की मात्रा के लिए। हाँ, यहाँ पर पूरा और लिखना चाहिए था। C नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आयात की मात्रा पर कंट्रोल करने के लिए कि देश में क्या करें। जैसे चाइना में देखते हैं कोई सामान बहुत सस्ता बनता है, चाइना में कोई सामान देखते हैं बहुत सस्ता बनता है तो वो भारत से क्या करेगा, ले आएगा बहुत सारा सामान। हाँ, तो भारत वाला सामान फिर क्या होगा, बेचारा अचार डालेगा, भारत वाला क्यों होगा। तो सरकार क्या करेगी, उसको बचाने के लिए टैक्स लगाएगी उस पर। सामान क्या हो, थोड़ा महंगा हो तो भारत वाला चीज खरीदे। मगर फिर भी देखते हैं चाइना वाला इतना सस्ता रहता है सामान है कि इम्पोर्ट कैला, इम्पोर्ट ड्यूटी लगेला के बाद वो सस्ता बिकता है। सोचिए कितना बनाता होगा चाइना वाला कि उतना सस्ता दे रहा है वो। वही हो रहा है। भारत के देखते हैं उद्योग धंधे को तबाह के लिए है। इलेक्ट्रिक वाला क्षेत्र में तो चाइना से कब भारत पता नहीं कब उसका कंपटीशन देगा। अभी तो भारत उसके आसपास भी नहीं फटक रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयात की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, व्यापार में अवरोधक लगाया जाता है। टैक्स लगाकर बहुत चीज करके किया जाता है। व्यापार अवरोधक का उपयोग मुख्य रूप से आयात की मात्रा के लिए किया जाता है, उसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हालांकि इसका लक्ष्य विकास को प्रभावित करना होता है। दिए गए विकल्प में सबसे क्या होगा, आयात की मात्रा। आंसर C हो जाएगा उसका आंसर। 37 नंबर देखिए, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। जो 1991 में भारत लाइन LPG लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, तो बताइए उसमें से कौन है। बहुत बार ये क्वेश्चन लगता है, 5-10 बार आ गया होगा ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। नई आर्थिक नीति में क्या है, सभी उदारीकरण भी लाया गया, मतलब जो सख्त नियम कानून था, लाइसेंस था, उसको आसान किया गया। सभी कंपनी बाहर वाला को इन्वाइट किया गया, आइए हमारे देश में बिजनेस कीजिए, फैक्ट्री लगाइए, पैसे लगाइए, रोजगार सृजन होगा। निजीकरण का, हाँ ठीक है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिसको जितना पूंजी अपने अनुसार वो काम कर सकता है। फिर वैश्वीकरण मतलब दुनिया के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया। दुनिया के कोई भी देश आकर भारत में व्यापार कर सकता है, सरकार को टैक्स दे और सरकार जो नियम कानून सेफ्टी रेगुलेशन उसका पालन करे, बिजनेस करे आकर।
तो सभी चीज कर दिया गया। आर्थिक नीति में क्या किया गया? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सभी सम्मिलित है नई आर्थिक नीति में। ये आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, है ना, डी नंबर, इनमें से सभी। वही है, न्यू इकोनॉमिक 1991 में लागू किया गया था। मॉडल एलपीजी का मॉडल क्या है? एल से हो जाएगा लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, जो सख्त नियम कानून थे उसको आसान करना। फिर था प्राइवेटाइजेशन, पहले क्या था, हर चीज में सरकारी हस्तक्षेप था, तो वो सरकार हाथ खटा लिया कि नहीं, जिसको प्राइवेट में जो करना है कर सकता है। फिर वैश्वीकरण, बाजार, भारत का बाजार पहले क्या था, क्लोज था, सिर्फ इंडियन के लिए था, मगर उसको दुनिया भर के लिए खोल दिया गया। और भारतीय कंपनियों का आप भी जाइए विदेश में काम कीजिए, विदेशी कंपनियों का आप भी भारत में काम कीजिए, तो वैश्वीकरण कर दिया गया। ये कई बार बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा संक्षेप में चल रहे हैं इसको। निम्नांकित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई? वैश्वीकरण जब आया, ग्लोबलाइजेशन, तो विस्तार में मतलब लोग क्या करेंगे, जब देश में उतने तो टैक्स आते नहीं है, जैसे सरकार को देखते हैं उतना रोड बनाना है, रेल बनाना है, बहुत चीज करना है, तो पैसे चाहिए ना। तो पैसे के लिए क्या है, सरकार जितना टैक्स है कलेक्शन तो वो तो यूज करते ही है, और क्या करती है, कर्ज ले लेती है। वो कर्ज हम लोग जैसा महंगा नहीं होता, बहुत सस्ता होता है, 1%, 0.1% पर देखते हैं। जापान भारत को दिया कर्जा बुलेट ट्रेन बनाने के लिए 80,000 करोड़, समझते कितना पैसा हो गया सब। तो वही बोल रहा है कौन सी संस्था के विस्तार में सहायक हुई है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है वैश्वीकरण के विस्तार में क्या है, सब सहायक है, मदद किए हैं दुनिया भर के देश को। कौन कौन? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको क्या बोलते हैं, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं उसको, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं इसको। फिर इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, WORLD, वर्ल्ड बैंक, डी लिखा गया, क्या हो जाएगा, बैंक, BANK, बैंक, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा ये वाला, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा विश्व व्यापार, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ने मिलकर क्या है, वैश्वीकरण में विस्तार करने में भूमिका निभाई। पैसे कमी है तो ये दोनों पैसे से पूर्ति कर देते थे। कोई व्यापार देश में अनफेयर कर रहा है तो ये नियम कानून उसके लिए बनाते थे। तो सभी मिलकर विश्व व्यापार वैश्वीकरण की क्रिया में आसानी उपलब्ध करवाए। मतलब एक तरह से मतलब हो सकता है जिससे कोई काम करता है तो उसमें सब मिलके काम करने में ताकि आसान हो जाए, तो वो काम किया ये सब मिलके वैश्वीकरण के विस्तार में। दुनिया को एक तरह से जोड़ने में कह सकते हैं, ये तीनों का हाथ है। और भी संस्था कहाँ थे, खाली यही तीनों नहीं है, ADB है, आजकल अक्सर ढेर बैंक है दुनिया जो देश जाकर कर्जा लेती है, खाली यही वर्ल्ड बैंक फेमस है, पहले ये था मगर अब ढेर सारा आ गया है। ये तीनों संस्था क्या है, स्थिर विकास और व्यापार नियमन के माध्यम से क्या है, वैश्विक आर्थिकीकरण वैश्वीकरण को सुगम बनाती है। 39 नंबर देखिए, 39, बहुराष्ट्रीय निगमों, बहुराष्ट्रीय कंपनी समझ सकते हैं, द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका कौन है? नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी, उपयुक्त में से सभी। बताइए तो, साइड हट जाते ताकि आपको यहाँ तक दिखाई दे। 39 नंबर का क्या होगा, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कैसे हो जाएगा बता देते हैं। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है, कोई देश में जाती है क्या आती है, पैसे लेकर जाती है, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है ना, और बहुत सारे और भी कंपनी है ये सब खाने वाला दे रहे हैं। तो जब वो आएगी, भारत आया तो क्या किया, वो पैसे लेके आया। यहाँ क्या किया, फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री लगाया तो पैसा लगेगा ना, फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत सारा पैसा, तो वो पैसे लगाया यहाँ पर, पैसे से फैक्ट्री बनवाया। अब फैक्ट्री में क्या होगा, यहाँ के जो किसान आलू उपजाए, कोका कोला के लिए पेप्सी बनाती है, शायद पेप्सी को बनाती है, चिप्स बनाती है ना सब, या कोका कोला के लिए भी ढक्कन जो सब डिब्बा बनेगा बनता है ना, तो सब क्या है अमेरिका से थोड़े लाता है, वो यहीं पर लोकल से ना बनवाता है। तो यहाँ के लोगों का और फैक्ट्री खुल गया उसके माध्यम से, और लोगों को रोजगार हो गया। उसके बाद जो फैक्ट्री लगा तो उसमें भी रोजगार हुआ,
उसके बाद बाजार में बिका तो अप्रत्यक्ष तरीके से फिर होलसेलर बने, तो वो सबको भी रोजगार मिला ना धीरे धीरे, जो चिप्स बेचते हैं। तो नए कारखाने लगा के स्थापना करते हैं वो पैसे लगाकर। फिर स्थानीय कंपनियों को, जैसे देखिए कोका कोला क्या किया, पार्ले से थम्स अप खरीद लिया कि नहीं, खरीदा नहीं। क्या होता है, जैसे बड़े बड़े कंपनी होते हैं, छोटे छोटे कंपनी क्या करते, खरीद लेते हैं। जो कंपनी बेचने लगा, अब जबरदस्ती तो थोड़ी खरीदेगा, जबरदस्ती तो नहीं खरीदेगा। हाँ, बिकने का मन है, उसको लग रहा है कि हम कंपनी में इतना निवेश किया, इतना दे रहा, तो ठीक है बेच देते हैं। तो कंपनी क्या करती है, दूसरे कंपनी खरीदती भी है। जैसे टाटा खरीदी ने लैंड रोवर को, जो गाड़ी उसका सब आता है महंगा महंगा सब, जगुआर सब टाटा खरीदा कि नहीं खरीदा। महिंद्रा भी बहुत सारे दूसरे कंपनी को खरीदती है। टीवीएस भी देखे होंगे आजकल खरीदती है कंपनी। तो बहुत सारे कंपनी क्या करती है, जब बड़ी हो जाती है, उसके पास पैसे ज़्यादा, तो दूसरे को खरीद लेती है। तो कंपनियां क्या करती है, स्थानीय कंपनियां को जिस देश में जाती है उस कंपनी में हिस्सेदारी, पार्टनरशिप खरीद लेती है, या कभी कभी कंपनी भी खरीद लेती है पूरा पूरा। फिर स्थानीय कंपनी क्या करती है, साझेदारी कर लेती है। मतलब जैसे देखते होंगे विदेश से कोई कंपनी आती है तो देखते हैं, हाल ही में सुनेंगे एक MG करके गाड़ी है चाइना का, तो वो क्या किया है, JSW नाम के सुनेंगे जिंदल, उससे क्या किया, अपना साठगांठ कर लिया, साझेदारी कर लिया यहाँ के बाजार में। क्योंकि पार्टनरशिप से क्या होता है, इसे कोई कंपनी आई बड़ा तो उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो साझेदारी कर लेगा, तो कंपनी वाले को आसान होगा। जैसे कोई कंपनी 10,000 करोड़ चाहिए का फैक्ट्री सब चीज़ तैयार करने को सिस्टम, तब उस कंपनी के पास 5-6 हज़ार करोड़ है, तो क्या करेगी। और उस देश का कोई जो पूंजीपति होगा बोलेगा उससे दे दो 5,000 करोड़, दोनों मिलकर प्रॉफिट होगा तो बांट लेंगे। तो वो सब भी कंपनी करती है कि नहीं करती है, नए कारखाने लगाती है, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है, और क्या करती है, वहाँ के जो बड़ा कंपनी है दोनों हाथ भी मिला लेती है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो उपयुक्त इसमें क्या करती है, सभी उपयुक्त में से इसका क्या हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, सभी काम कर लेती है, नए कारखाना भी लगाती है, स्थानीय कंपनियां खरीद लेती है, और कंपनियों में साझेदारी भी कर लेती है। साझेदारी मानी पार्टनरशिप। सामान्य तरीका ही है। 40 नंबर देखिए, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वोत्तम महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे बढ़िया कौन है इसमें से। परिवहन औद्योगिक का विकास, विपणन प्रणाली में सुधार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, बैंकिंग सेवाओं का विकास। बताइए इसमें से 40 नंबर में कौन होगा, 40 नंबर में कौन होगा। साइड हट जाते हैं ताकि आपको लास्ट तक दिखाई दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सूचना, सी नंबर है ना। 40 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी नंबर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। मतलब देखिए, सूचना को क्या इंफॉर्मेशन बोलते हैं, एक देश दूसरे देश में क्या इंफॉर्मेशन ही ना। जैसे अमेरिका में क्या आ रहा है, तो सूचना के माध्यम से जानते हैं, टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं। कि इसका विकास हुआ तभी ना वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिला, लोग जान पाया कि अच्छा उस देश में जाएंगे तो व्यापार की संभावना ज्यादा है, उस देश में जाएंगे तो व्यापार की संभावना कम है। तो सूचना आदान प्रदान, डाटा देखते हैं, उसी को बोलते हैं डाटा। जैसे कोई कंपनी किसी देश में जाती है तो क्या करती है, डाटा निकलवाती है पहले कि हम बिजनेस करने जा रहे हैं उस देश में, सूचना इकट्ठा करती है उस देश के बारे में कि इस देश में आबादी कितनी है, हम कंपनी लेकर पैसा लेकर जाएंगे तो डूब नहीं जाए ना, वहां पर ही क्या होगा, मेरा पैसा वापस आएगा और बढ़कर आवे, तभी ना कोई उसमें निवेश करेगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्या करता है, सब संचार वैश्वीकरण को और प्रोत्साहित करता है विकास में। जान लीजिए इसके बारे में भी कुछ। ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कई कारक सहायक हैं, लेकिन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है। आप भी कहीं जाते हैं पहले तो क्या करते हैं, वहाँ जैसे एग्जाम कहीं आपका होगा, मान के चलते हैं कोई दूसरा शहर में, तो क्या करते हैं, गूगल मैप या कहीं से इकट्ठा करते हैं जानकारी कि मेरा सेंटर कहाँ है, ताकि क्या हो, जाने आने में आसानी हो गई। करते हैं कि नहीं पता, तो कैसे पता करते हैं, वो टेक्नोलॉजी है तभी ना करते हैं, इन्फॉर्मेशन कोई वहाँ पर बनाया तभी ना करते हैं। तो देश भी वैसे इन्फॉर्मेशन से पता करती है, देश में हमारे लायक वहाँ माहौल है कि नहीं है। जैसे आप ही वहाँ पर परीक्षा देने जाएगा तो आप पता करते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है, रहन सहन का सुविधा कैसा है, जाने आने का सुविधा कैसा है, वैसे ही। सर्वोत्तम महत्वपूर्ण सूचना ICT बोलते हैं इसको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन। इंटरनेट, टेलीफोन, ईमेल जैसे तकनीकों से दुनिया भर लोगों, व्यवसायों को भी तत्काल संचार को संभव बना दिया है। आजकल लोग क्या है, इंटरनेट के माध्यम से, मेल के माध्यम से
बहुत तरह के माध्यम से आजकल आदमी जुड़े हैं एक दूसरे से, इंफॉर्मेशन के ले लेते हैं। सेवाओं का प्रवाह, इन्हें सीमा पार सेवाओं व्यापार जैसे कॉल सेंटर, डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास को जन्म दिया, जो वैश्वीकरण का एक प्रमुख स्तंभ है। फिर जानकारी साझा करना, जिसमें कंपनी वैश्विक स्तर पर उत्पादन के विभिन्न चरणों का समन्वय करना और बाजार की जानकारी साझा करना बेहद आसान हो गया। मतलब कंपनी क्या, जैसे अमेरिका में जैसे कोका कोला, भारतीय कोई कंपनी टाटा है तो आप उसका बारे में डाटा निकाल सकते हैं कि भारत में कितना बिजनेस किया, अमेरिका में है तो अगर कितना किया, या दूसरे देश में है तो कितना बिजनेस कर रहा है, वो आप डाटा निकाल सकते हैं सूचना के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। 41 नंबर देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक ना, एक मतलब थोड़े है। व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह देश द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, केंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा भी बोल सकते हैं। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सबसे आसान तरीका यह है, ये ना यहीं से पता चल रहा है। बी नंबर क्या है? बी नंबर। व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देशों की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना? समन्वय, बने ताल में ताल मिला के चलना, जोड़ना। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? व्यापार, बी नंबर हो जाएगा। पूंजी, तकनीक का हस्तांतरण, वही चीज है। व्यापार में देख लीजिए, वस्तु और सेवाओं का क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में आवागमन, ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जैसे भारत में टेक्नोलॉजी का भी कमी है तो देश दूसरे देश से लाती है टेक्नोलॉजी। भारत में जो सामान जैसे मसाला हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया तो वो सब बेचते हैं, तो व्यापार होता है कि नहीं होता है ना। पूंजी, जैसे भारत में पूंजी कमी है तो दूसरे देश से एफडीआई लाती है, अमेरिका से, मतलब जिस देश के पास पूंजीपति के पास पैसा है उसको कहती है भारत में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे हाल आजकल सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें ना, दूसरे देशों का, आइए भारत में फैक्ट्री लगाई सेमीकंडक्टर का, क्योंकि आने वाला युग उसी का है, इलेक्ट्रॉनिक का। कैपिटल हो गया, तकनीकी हस्तांतरण, मतलब और क्या कहती है? जो टेक्नोलॉजी वाली ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाली कंपनी उसको भारत बुलाती है, कहती है अपना टेक्नोलॉजी लेकर आइए यहाँ पर, क्या वो टेक्नोलॉजी हमारे लोग को सिखाइए ताकि हमारे लोग भी सीखेगा तो वो सामान भविष्य में आगे चल के बना सकता है। फिर सूचना प्रवाह, इंफॉर्मेशन फ्लो, विचारों और सूचनाओं का तेजी से संचार। 42 नंबर देखिए, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। ये तो बहुत बार आया गया है। मतलब जो एलपीजी लाया गया वो किस ईस्वी में लाया गया? 1991 में। कितना बार तो देखते हैं, तो घुमा फिरा लगता 50 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद ही कर लीजिएगा इसको। नई आर्थिक नीति जो है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो क्या लाया? 1991 में लाया गया था। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण बोल सकते हैं, निजीकरण और वैश्वीकरण 1991 में ना। देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी बोलते हैं इसको। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तो बता ही दिए हैं। 1991 में लाया गया था। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे ना। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री और पीवी नरसिम्हा राव, साव नहीं राव, क्या थे? प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में लाया गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी बताइए? विश्व मतलब WTO का, ये हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब बना? 43 नंबर बताइए तो। 90 में, 91 में, 95 में, 97 में, तो बताइए तो। 1995 में। WTO कब लाया गया? 1995 में, याद रखिएगा, है ना। WTO स्थापना कहाँ हुई थी? 1995 में। ये टैरिफ और व्यापार पर समान समझौता स्थान लिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाली प्रोविजनल संस्था थी। उद्देश्य क्या था इसका? मतलब किस लिए बनाया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित कराना कि व्यापार जहां तक संभव हो सके सुचारू रूप से
पूर्वानुमेय रूप से और स्वतंत्र रूप से चले। मतलब ये बिजनेस, मतलब कोई दुनिया ना क्या करे, जैसे हम व्यापारी हैं, मेरे पास पैसा, तो कोई दूसरा मेरे साथ भी गलत नहीं हो, और ना वहाँ जाए तो वहाँ मोनोपोली हम क्रिएट करें, उसको फेयर तरीके से करें, उसके लिए इसको बनाया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ हर देश में कोई दिक्कत होता है ना व्यापार करने में, तो यहाँ देखते हैं डिस्प्यूट सुलझाने के लिए जाता है। 46 नंबर, ये 45 था ना, हाँ 43 के बाद 46, 44 45 क्वेश्चन कहाँ चल गया। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होती है? बढ़ जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। वैश्वीकरण में क्या होती है, जब आती है तो कंपटीशन हो जाती है ना, कंपटीशन में क्या होता है, बढ़ता है चीज, क्या होता है, बढ़ जाती है, उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है ना। अब कंपटीशन होगा तो हाइट जेवन करेगा, कौन ज्यादा सामान बेच सकता है, कौन ज्यादा सामान बना सकता है, कौन ज्यादा सर्विस बढ़िया देगा, तो बढ़ेगा ना प्रतिस्पर्धा में उत्पादक। वैश्वीकरण के दोषों के उत्पादक बीच क्या होती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। अच्छा देखिए उल्टा था, 46 उधर हो गया, 45 इधर था। कोई बात नहीं, नंबर याद रखिएगा, नंबर क्या याद रखिए, क्वेश्चन याद रखिएगा और क्या। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, ये क्वेश्चन फिर आया था, इसका एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। एनईपी अभी तुरंत जी पढ़ाया था क्या, तीन में से सभी, एलपीजी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जी हो जाएगा, इधर बना देते हैं, एल पी जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये क्या हो जाएगा, उदारीकरण एल, निजीकरण पी और ग्लोबलाइजेशन ये पी हो जाएगा और ये जी हो जाएगा, तीन में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा। वही है 1991 में अपनाई गई थी एलपीजी, देख लीजिएगा। अच्छा वो 44 नंबर था, समझ गए ना, ये वाला कहाँ चल गया, हाँ ये 44 नंबर है, ये 44, ये गलत है यहाँ पर, ये 44 है। अब देखिए, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है, कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि। इसका भी टेंशन है, जब वैश्वीकरण होगा तो दुनिया कंपनी टेक्नोलॉजी सब आएगा तो सब चीज बढ़ेगा ना यहाँ पर, तो कुशलता में वृद्धि होगा ही। जब नया नया कंपनी आएगा, नया नया टेक्नोलॉजी आदमी सीखेगा तो कुशल होगा, बढ़ेगा उसका। फिर भी नंबर, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगा, जब नया नया कंपनी आएगा तो लोगों को रोजगार देगा ही, उत्पादक में वृद्धि होगा ही, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 46 का इनमें से सभी है ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 47 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, WTO का, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कौन सा देश में जगह पर है, जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन। तो कहाँ पर है, ए जेनेवा में है। कहाँ पर है दोस्तों, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में है। नहीं देख रहे, मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा देश है, घूमने जाइएगा पैसा होगा तो। WTO की स्थापना की 1 जनवरी 1995 को, ये देखिए दोबारा भी पूछा गया है, इसके याद कर लीजिएगा। WTO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 में। कहाँ, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, व्यापारिक नियमों को लागू करना, सदस्य देशों के बीच व्यापार, और इसके WTO कितने मेंबर है, 164 वो याद रखिएगा। अफगानिस्तान,
इसका नया मेंबर बना था, इसे 163 था, अभी 164 है 2025 में मेंबर इसके। 48 देखिए, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? पहले पूछ रहा, अगर पूछेगा है तो तीनों आ जाएगा, एलपीजी इसमें से, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। इसका आंसर सही हो जाएगा नहीं है तो राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारीकरण। कोई भी कंपनी सरकार के गिरा, हट जाओ अब हम इसको चलाएंगे, तो आर्थिक नीति का अंग कौन इसमें से नहीं होगा? राष्ट्रीयकरण। इसमें से देख रहे ना, कभी कभी ये भी देखिएगा नहीं ऑप्शन में कौन सा अलग लग रहा है तो वही आंसर होगा उसका। कभी कभी सेम भी हो सर, कभी कभी अलग भी होगा, तो थोड़ा सा बढ़िया से याद कीजिएगा कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। राष्ट्रीयकरण इसका 48 का आंसर हो जाएगा। नई आर्थिक नीति कौन है? राष्ट्रीयकरण नहीं है। क्यों नहीं है? राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होता है? निजी स्वामित्व वाली संस्था को सरकारी अपने में ले लेगी, सरकार कंट्रोल कर लेगी। जैसे हम कोई कंपनी खोल ले या आप खोल ले तो सरकार ले लेगी उसको, तो राष्ट्रीयकरण नहीं आता आर्थिक नीति में। तो जब सरकार लेगी तो एलपीजी का फायदा फिर क्या होगा? इसके 1991 में देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का लक्ष्य निजीकरण को बढ़ावा देना, सरकारी नियंत्रण को कम करना था। एलपीजी तो लाया गया इसलिए कि राष्ट्रीयकरण को कम करना, प्राइवेट चीज को बढ़ाने के लिए लाया गया। एनईपी को जो राष्ट्रीयकरण की पिछली नीतियों को उलटना था ताकि आर्थिक दक्षता और विकास को बढ़ाया जा सके। 49 नंबर देखिए, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा अब कोई जटिल प्रक्रिया है बिजनेस के लिए, कोई काम के लिए, तब उसको उदार करेगा, आसान करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? निजीकरण नहीं, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदारीकरण करेगा। क्या करेगा? मतलब चीजों को आसान करना। उदारीकरण मतलब चीजों को हल्का करना, नियम कानून को सख्त से आसान करना। उदारीकरण क्या कहा जाएगा? साइड हट जाते हैं ताकि आप यहां तक देख सीखिए। 49 का क्या हो जाएगा? उदारीकरण हो जाएगा दोस्तों, है ना, वही बोल रहे हैं, नियम प्रतिबंध को कम करना उदारीकरण कहलाता है। एनपी का भी था एलपीजी 1991 में। देखिए कितना बार आ रहा है ये, कौन सा इसमें से बताइए भारत का मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब भारत के अलावा और दुनिया में फैला हुआ है, भारतीय कंपनी। नोकिया नहीं, नोकिया है फिनलैंड का, सैमसंग है साउथ कोरिया का, इन्फोसिस हो जाएगा, ये इंडियन कंपनी है। भारतीय कंपनी पूछ रहा था तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फोर्ड मोटर अमेरिका का है, फोर्ड मोटर अमेरिका का है फोर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फोसिस। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन है? इन्फोसिस से सॉफ्टवेयर बनाती है, और भी बहुत सारे कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय, तो इसमें इन्फोसिस था। 50 नंबर 51 नंबर देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? मतलब जब विदेश से भारत में पैसा आया तो कौन सा क्षेत्र को ज्यादा लाभ मिला? इसमें से कृषि क्षेत्र को नहीं, ये तो बेचारा सबसे पिछड़ गया, खेत वाला चीज तो सबसे पीछे हो गया। औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, इनमें से सबसे ज्यादा किसको मिला? पहला तो नहीं होगा, बीसीडी में इसमें से सबसे ज्यादा किसको मिला? साइड हट जाता है ताकि आप यहां तक लास्ट को क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर का सी, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर को ज्यादा निवेश मिला, सर्विस सेक्टर में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए गए, लाभ हुआ एफडीआई से, है ना। भारत में एफडीआई का वितरण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत आंकड़े बताते हैं एफडीआई का अधिकांश हिस्सा कहाँ जाता है? सर्विस सेक्टर में। किसमें जाता है? सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र में, है ना। इसमें कौन कौन जाता है? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, आईटी में, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग और बीमा जैसे उद्योग शामिल है। इन क्षेत्रों ने विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी बड़े पैमाने पर क्या किया? आकर्षित किया। औद्योगिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र को भी लाभ हुआ, मतलब औद्योगिक क्षेत्र और निर्माण है उसको भी मिला, मगर सर्विस सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र को ज्यादा मिला इस सबकी तुलना में। लेकिन एफडीआई प्रवाह के मामले में सेवा क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सबसे आगे रहा। कृषि क्षेत्र तीनों क्षेत्रों की तुलना में काफी कम रहा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र में एफडीआई सबसे ज्यादा रहा, सेवा क्षेत्र में, सी आंसर। 52 नंबर देखिए,
वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का नकारात्मक प्रभाव निम्न से किस क्षेत्र को देखा गया? कहे पड़ेगा। वैश्वीकरण जब ग्लोबलाइजेशन आया तो कौन सा क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा, विकास नहीं हो पाया? तो ए नंबर कृषि। सबसे ज्यादा भारत में यही पिछड़ गया, अभी भी तुरंत पीछे था ना, नकारात्मक प्रभाव पड़ा इस पर। संचार में आया ही पैसा, बैंक में आया ही, उद्योग करने के लिए फैक्ट्री, बड़े बड़े कंपनी आए ही। कृषि बेचारा पिछड़ गया वैश्वीकरण के कारण भारत में, है ना, नकारात्मक देखने मिला कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में, वैसा ही रह गया। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? देखते कितना बार पूछा गया, चाहे 24 में पूछा गया, पीछे भी पूछा गया है। WTO का संगठन कहाँ है, कौन सा जगह पर है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, हनोई में, पेरिस में? तो जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। WTO कब बना था? 1 जनवरी 1995 को बना था। कब बना था? 1995 को, याद रखिएगा, डेट भी पूछा जा सकता है। WTO कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? जेनेवा में है ना। WTO कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा। 1 जनवरी 1995 को बनाया गया था WTO। देश में व्यापारिक जो था ना, एक देश दूसरे में फेयर तरीके से कर सके, कोई एक दूसरे पर अन्याय नहीं कर, उसके लिए बनाया गया था ये। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, व्यापार नियमों को स्थापित करके सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाना। ये इसका काम किसका? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो दोस्तों, आपका जो छठा चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक्स का समाप्त हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन देखते करवा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए।